कि 2008 में जो पूरा घटनाक्रम हुआ, आप उसमें कैसे जुड़े? ये एक स्कोडा गाड़ी आ रही है। तो गाड़ी में दो लोग हैं, AK-47, हैंड ग्रेनेड, बॉम्ब, मैगजीन पूरा भरा हुआ गाड़ी है। कितने लोग थे गाड़ी में? गाड़ी में दो लोग थे, अबू इस्माइल और अजमल कसाब। अमल कसाब, दो लोग। ठीक है। जो ड्राइव कौन कर रहा था? अबू इस्माइल कर रहा था अबू इस्माइल कर रहा था। और कसब लेप में बैठा था। कसब ने हाथ ऊपर किया, सरेंडर होने का नाटक किया। हम लोगों ने डोर ओपन करके उसको बाहर आने का इशारा किया। उसने ताकत से हाथ पीछे खींचा, तो वापस टेगर में हाथ डाला, चाप खींचा, उंगली सबके सामने बैठा था। उनमें सबको 6 राउंड फायर हुआ। तो अबू इस्माइल मर गया था या हॉस्पिटल जाके? नहीं, वो हॉस्पिटल जाने के बाद उधर मर गया। ये नायक साहब, आपका आमना सामना हुआ कसाब से जो पहले दिन की घटना थी उसके बाद? तो जब कसाब को फांसी हुई, वो डर जो मन में था वो निकल गया। वो निकल गया। तो पकड़ना फांसी होने के बाद जितना एप्रिसिएशन मिलना चाहिए था उतना मिला? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਵਿਜੇ ਬਰਾੜ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਇਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੀਰੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾਇਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੜੇ ਦਿਲਚਸਪ ਔਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ रूबरू कराने जा रहे हैं। साढ़े नाल ने मंगेश नायक साहब। नायक साहब, आपके नाम के साथ भी नायक लगा है और आपकी जो अचीवमेंट है वो बहुत बड़ी है, जिस पे बात करने के लिए आज स्पेशली हम आपके रूबरू हुए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले हमारे इस YouTube चैनल में आपका। नायक साहब, मैं शुरू यहीं से करूँगा कि पुलिस डिपार्टमेंट में जो आपकी अचीवमेंट्स हैं, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब पुलिस डिपार्टमेंट में आना और फिर आगे जो अचीवमेंट्स है जिस पे हम आगे बात करें। मेरी शुरुआत जो हुई, मेरे पिताजी भी पुलिस डिपार्टमेंट में थे जी, इसलिए मैं रहने का था मेरा BDD चाल, उधर पुलिस लाइन ही थी हमारी जी। तो एक पिताजी भी देश के लिए काम कर रहे हैं, तो उस वक्त से मेरा दिमाग में था कि हम भी कुछ देश के लिए कुछ करें जी। इसलिए मैंने पुलिस डिपार्टमेंट बराबर 1985 में मैंने ज्वाइन किया। और उस वक्त ज्वाइन किया, मतलब वो टाइम में पूरा वो भर्ती का पूरा जितना उनके प्रोसेस होते लेते हैं जी, वो हिसाब से मैं पूरा प्रोसेस करके उसमें मैं विन हुआ और मुझे पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती वो लोगों ने किया। ठीक है। कि 2008 में जो पूरा घटनाक्रम हुआ, आप उसमें कैसे जुड़े, कैसे इन्वॉल्व हुए और कैसे आपको जानकारी आई कि एक टेररिस्ट अटैक हुआ है? 26/11/2008 में, उस वक्त मैं गिरगांव चौपाटी, मतलब मुंबई में DBOR पुलिस स्टेशन में कार्यरत था जी। और उधर से हमारे पुलिस स्टेशन के जो सीनियर भी है नागाप्पा माली, उन्होंने हमें आदेश दी कि आप तुरंत पहला गिरगांव चौपाटी पे पहुँचे। वहाँ मैसेज एक ऐसे आ रहे हैं कि एक स्कोडा गाड़ी आ रही, नंबर नहीं मिले, तो उधर हम तुरंत गए। और जाने के बाद उधर पहुँचे तो उधर एक मैसेज एक फ्लैश हुआ उधर पहुँचते तो ऐसा मैसेज फ्लैश हुआ कि ये लोग ज़्यादा क्राउड है, ज़्यादा भीड़ है, वहाँ फायरिंग कर रहे हैं जी। CST रेलवे स्टेशन, कामर्स वेलकम भवन, होटल वगैरह, ताज नरीमन हाउस, ऐसे मैसेज आ रहे थे जी। तो मैंने मेरे पार्टनर को बोला कि पहले अपने को गिरगांव चौपाटी खाली करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जगह फायरिंग्स और बॉम्ब चले। मेरे पार्टनर बोले कि यस। तो हम लोगों ने तुरंत हमारी टूरिज्म गाड़ी लेके तो गाड़ी में बैठ के मेगाफोन से पब्लिक को मैसेज देते गए कि आप जितना हो सके उतना जल्दी से जल्दी घर में निकल जाइए, क्योंकि बहुत जगह फायरिंग्स और बॉम्ब चले। ऐसा ये पता चल गया था कि टेररिस्ट अटैक है या अभी ये क्लियर नहीं? क्लियर नहीं होता है एक्चुअली कौन सा टेररिस्ट अटैक है, क्या गैंगवार का अटैक, वो हमें कुछ पता नहीं था। तो वो मैसेज जैसा मिला तो उधर हम लोगों ने पूरा चौपाटी घुमा के पब्लिक को मेगाफोन से अनाउंसमेंट करते गए कि आप जितना हो सके उतना जल्दी से जल्दी घर में निकल जाइए, क्योंकि बहुत जगह फायरिंग्स और बॉम्ब चले। ऐसे मैसेज देते गए तो पब्लिक भागने लगा मैसेज सुन के। और आधा पौना घंटे में हम लोगों ने टोटल डबल गिरगांव चौपाटी खाली की और गिरगांव चौपाटी फुटब्रिज जंक्शन, वहाँ हम लोगों ने नाकाबंदी स्टार्ट की। नाकाबंदी इस तरह की, डबल बैरिकेड, जो मरीन लाइन से मालवाड़ी जाना जो रूट था हम लोगों ने नॉर्थ बंद टोटल बंद किया था डबल बैरिकेड से। और एक ही गाड़ी चेक करे थे, अंदर के लोग बैग डिक्की चेक करे थे, कोई डाउटफुल नहीं लग रहा है
हमारे 2 लोग बैरिकेड ओपन करते थे, गाड़ी पास होने पर वापस बैरिकेड क्लोज। इस तरह हमारी नाकाबंदी चालू थी। तो एक 12:30 के आसपास एक मैसेज फ्लैश हुआ कि एक स्कोडा गाड़ी आ रही है, वो गाड़ी में 2 लोग हैं और वो गाड़ी में SLR AK-47 हैंड ग्रेनेड बॉम्ब मैगजीन पूरा भरा हुआ गाड़ी है। कौन सी गाड़ी थी? स्कोडा? स्कोडा गाड़ी थी, नंबर नहीं मिला था। तो इस सब से हम लोगों ने मैसेज सुना, उस हिसाब से नाकाबंदी लगाई थी हम लोगों ने। और बराबर वो गाड़ी 12:30 बजे हमें स्पीड से आते समय दिखाई दी और हम लोगों ने नाकाबंदी में टोटल और डबल बैरिकेड से पैक किया था नॉर्थ बाउंड। हम लोगों ने नाकाबंदी स्टार्ट किया तो वो लोगों ने देखा गाड़ी स्पीड से आ रही थी, तो अपना जाने वाला रूट ही नाकाबंदी में बंद है। अर्जेंट ब्रेक मारा, 40-50 स्पीड में गाड़ी खड़ी हुई। गाड़ी की हेडलाइट उन्होंने पावरफुल की और गाड़ी का स्क्रीनशॉट और वाइपर चालू हुआ। गाड़ी तो डाउटफुल लग रही है, तो उनको हम लोगों ने आवाज दी कि आप गाड़ी की लाइट बंद कीजिए, गाड़ी के नीचे उतर जाइए, लेकिन उन्होंने कुछ सुना नहीं और वो सीधा तेजी से हमारे ऊपर चढ़ने का ट्राई किया। लेफ्ट साइड में टुकड़ा मामले। कितने लोग थे गाड़ी में? गाड़ी में 2 लोग थे। हाँ, जो कार ड्राइविंग करता है उसका नाम अबू इस्माइल और लेफ्ट में अजमल कसाब बैठा था। अबू इस्माइल और अजमल कसाब। 2 लोग। ठीक है। जो ड्राइव कौन कर रहा था? अबू इस्माइल कर रहा था। अबू इस्माइल कर रहा था और कसाब लेफ्ट में बैठा था। तो उसने गाड़ी सीधा तेजी से सेंटर में गाड़ी था, तेजी से हमारे ऊपर चढ़ने का ट्राई किया। हम लोग पीछे हट गए तो उसने यू टर्न मारा क्योंकि सामने का रास्ता तो बंद है, तो आने वाले रास्ते से जाने के लिए उसने यू टर्न मारा। तो गिरगांव चौपड़े में इतना हाइट पे रोड डिवाइडर है, उधर गाड़ी ऐसा टच हुआ, ये गाड़ी में 2 आतंकवादी थे। तो कार ड्राइविंग कर रहा था उसका नाम अबू इस्माइल और लेफ्ट में अजमल कसाब बैठा था। तो अबू इस्माइल ने डायरेक्ट उसके साथ पिस्तौल से गाड़ी के अंदर से फायरिंग स्टार्ट की आप लोगों के ऊपर। हाँ, तो हमारे उधर डिटेक्शन ऑफिसर भास्कर करम, उन्होंने पहले पिस्तौल चैम्बर लोड करके रखा था क्योंकि मैसेज वैसा मिला था। और जैसा अबू इस्माइल ने फायरिंग स्टार्ट किया तो हमारे भास्कर करम उन्होंने थोड़ा भी टाइम लगाने क्विक अबू इस्माइल का जो राइट का आग है उधर फायर किया, उसको वही जख्मी किया। तो इतना करके भी वो उसका बीच में जो AK-47 ऊपर निकलने का ट्राई कर रहा था अबू इस्माइल। जब गोली लगी हुई थी तब भी ऐसे कंडीशन में तो हमारे जो हेमंत बावरकर सर थे, उन्होंने उसके सर्विस रिवॉल्वर से उसके गर्दन में 3 राउंड फायर किया, उसको वही जख्मी किया। ये लोगों का राइट साइड में कार्रवाई, हमारे भी लेफ्ट साइड में कार्रवाई चलता। लेफ्ट साइड में टुकड़ा मामले मैं सुनी से हम लोग लेफ्ट साइड में थे। हम लोगों ने कसाब का डोर ओपन करके उसकी कॉलर पकड़ के उसको खींच रहे कसाब को। तो कसाब ने हाथ ऊपर किया, सरेंडर होने का नाटक किया। हम लोग डोर ओपन करके उसको बाहर आने का इशारा किया। उसने मुंडी हिलाया, थोड़ा सा लेफ्ट में घूम गया, उसके पैर के बीच में AK-47 अंदर था, हमें दिखाई नहीं देती थी। तो कसम ने डायरेक्ट डोर ओपन था, उसने डायरेक्ट डोर के बाहर जंप किया, उसके साथ AK-47 आई। वो डायरेक्ट गिरने के बाद तुरंत घूम के AK-47 ऊपर निकल रहे हैं और ध्यान में आने के बाद उसके ऊपर हम लोगों ने 3 लोगों ने उसके ऊपर झड़प मारा। तो उंगली सबके सामने बैरल है, गोली बाहर निकल उसको बैरल बोलते हैं। उंगली सामने उसका बैरल पकड़ा, मैंने उसका हाथ पर दबा के रखा, सोनी ने उसका गर्दन दबाया। लेकिन 3 लोग थे। लेकिन इससे कंडीशन में हमें वो नहीं सुनता था। ये लोग जो ड्रग्स और नशा करते हैं, नशे से 2-3 लोग को भारी पड़ते हैं। मतलब जोर था उसका, आपके जोर था, ताकत था, नशे का ताकत था। और उस दिन उसकी ताकत हम लोगों ने आजमाई, हम लोगों ने दबा के हमें नहीं सुन रहा था, इतना पावरफुल उसका मतलब मोमेंट इतना फास्ट था। उसने ताकत से हाथ पीछे खींचा तो वापिस टेगर में हाथ डाला, चाप खींचा, उंगली सबके सामने बैरल था, उंगली सबको 6 राउंड फायर हुआ। उंगली सब नीचे गिर गए, उनके सीने से खून आ रहा है और वो मेरे सामने सब देख रहे, तो अपना सहकारी उनके सीने से खून आ रहा है। वही टाइम पे मैं नीचे झुका और डायरेक्ट कसम को धक्का दिया, उसके ऊपर जम किया, हमारा झटापटी हुआ। वही उसका जो AK-47 वही ऐसा हाथ पकड़ा और हाथ ऐसा घुमाया। अच्छा, मेरे तरफ बैरल था तो मैंने इसलिए हाथ घुमाया और हाथ उसका जोर जोर से पटक रहा है। उसने 1 मिनट गन नहीं छोड़ा था, एकदम मजबूत पकड़ा था। बाद में उसमें ताकत से हाथ वापिस पीछे किया और वापिस ट्रिगर खींचा, उंगली सबके सामने बैरल था, उंगली सबको 6 राउंड फायर हुआ। अच्छा, नीचे गिर गया, उनके सीने से खून आ रहा है और वो देख के मतलब कसब गन नहीं छोड़ रहा, उसका मैं खींच रहे गन, कसब गन नहीं छोड़ रहा था। बाद में उसको पैर दबा के, सीने पे पैर दबा के रखा और गन उसका AK-47 मैंने झटका मार के खींच के लिया। जैसे AK-47 मेरे हाथ में आने के बाद उसको हम लोगों ने पैर से डंडे से इतना मारा, बेहोश पड़ा, फिर पे हम लोग मार रहे थे क्योंकि हमारे तुकार मामले नीचे गिरे हुए थे, उनके सीने से खून आ रहा था। वो देख के कसब के ऊपर पूरा टूट बैठे थे।
उस वक्त हमारे गोविल को सब भागते हुए बोले, अरे रुको मारो मत, एक तो जिंदा रहने दे, वो अपने लिए एविडेंस है, वो कहाँ से आया, कौन से देश के, उसके साथ और कौन कौन है, उन्होंने किधर किधर बम रखे हुए, वो सब पता चलेगा, इसके लिए उसको प्लीज मारो मत। तो मारना रुके, बाद में उसका झड़ती लिया उसके, क्योंकि इनके पास पहली बार मुंबई गिरगांव चौपाटी जिंदा आतंकवादी मिलते रहे, न तो ये जिंदा मिलते नहीं, ये बस साइनेट को गोली रहता है, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं। पीछे वाले जेब में पिस्तौल भरा हुआ मिला। मैं आपको इतना बताता हूँ, मेरठ में खाली लाठी थी, ओनली विथ लाठी, क्योंकि सरप्राइज अटैक था। आपके पास कोई हथियार नहीं था? हाँ, ओनली विथ लाठी खाली, क्योंकि सरप्राइज अटैक था, अचानक हल्ला हुआ, नहीं तो किधर जाना है ऑपरेशन में, तो हमारे पास SLR AK-47 पिस्तौल रहती है, लेकिन अचानक हल्ला हुआ, वो टाइम पे लाठी थी। अच्छा। तो वो टाइम पे कुछ आगे पीछे पूरा फैमिली का और कुछ का सोचा नहीं, खाली एक ही मन में आया कि आज अपने देश के ऊपर आ चाहिए, भले अपनी जान जाएगी तो भी चलेगी, लेकिन जब तक जान है तब तक लड़ते रहना। बाद में भले अपनी जान जाएगी तो भी चलेगी, लेकिन अपने देश के ऊपर आ चाहिए, वही एक मन में सोचा, वो सबसे ऑपरेशन किया और ऑपरेशन सक्सेस हुआ। तो मैं आपको इतना बताता हूँ, ये लोग को हम लोग गिरगांव चौपाटी में नहीं रोकते थे, आगे वो बहुत लोगों की जान लेते, तो उसकी पूरा सामान पूरा भरा हुआ। उसकी बॉडी लैंग्वेज से क्या लगा जब वो आपके साथ फाइट कर रहा था, तो क्या लगा उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर? वो क्या एकदम, ये लोग को मरने के लिए आए थे ये लोग, उनको क्या ऊपर से ऑर्डर ही रहता है, जितना मिल रहा है उसके मारते जाना, लेकिन पुलिस के हाथ में मिलना नहीं जिंदा, उनका वो रहता है। और वो हिसाब से हम लोग उधर ऑपरेशन विन हो गए, क्योंकि एक को जिंदा पकड़ा और अबू इस्माइल वो जगह पे ही गया। और ऐसे घटना वापस अपने मुंबई में बोलो, महाराष्ट्र में बोलो, ये हो सकता है, वापस हो सकते हैं। तो मुझे एक संदेश देना है, पूरे जागरूक नागरिक जो अपने जो भारतवासी है, ये सब जागरूक नागरिक है, उनका भी काम है अपने देश की सुरक्षा के लिए। कोई तुम्हारा जो डाउटफुल कोई आदमी दिख रहे हैं, कोई डाउटफुल कार दिख रहे हैं, या डाउटफुल कोई बैग दिख रहे हैं, तो ये देश की सुरक्षा के लिए तुम लोग पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, जरूर करना चाहिए, नंबर या 112 घुमाइए, उधर पुलिस आके उनका काम करेगी, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए तुम वो काम करना चाहिए। हर आदमी का, हर भारतवासी का ये काम है। मैं एक बात और समझना चाहता हूँ, देश सुरक्षित, हम सब सुरक्षित। जब आप उसको मार रहे थे, जब आपके ऑफिसर्स जिनको गोलियां लगी, बंदे के मन में गुस्सा होता है, चाहे आप एक पुलिस ऑफिसर हो, लेकिन एक इंसान भी हो कि आपका साथी मारा गया या उसको गोलियां लगी, तो आपके मन में ये नहीं आया कि हम इसको मार दें, या उस वक्त कोई बेबसी महसूस हुई कि कानून हमने हाथ में नहीं लेना और इसको जिंदा रखना है? रोका कैसे, मतलब मैं सीधा पूछा अपने आप को। कैसा मालूम है, देखो आइस पाइस पूरा अंधाधुंध फायरिंग चालू है, उसमें जो मन में आया, वो हमारे हाथ में वो टाइम पे लाठी थी, तो हम लोग लाठी से ही मार रहे थे, और उसका गन खींचने के बाद भी ऐसा मन में आया ना कि वही गन से उसको ठोक दूं, लेकिन ऐसा मन में आया ना, वो टाइम पे जो दिमाग काम कर रहा था, वो हिसाब से हम लोगों ने किया, और हमें लगा ही मर गए, इतना मारा था। बाद में उसको नायर हॉस्पिटल में लेके गए। आप गए साथ में? ना, हमारे लोग लेके गए। ठीक है। और जो अबू इस्माइल, दोनों को, अबू इस्माइल और कसब को नायर हॉस्पिटल में। तो अबू इस्माइल मर गया था या हॉस्पिटल जाके? नहीं, वो हॉस्पिटल जाने के बाद उधर मर गया वो। अच्छा। गोली लगा था एक्चुअली, देखना जाए तो थोड़ा था वो जितना, बाद में उधर जाने के बाद मर गया वो, रास्ते में मर गए जाते थे। तो फिर अपन तो डिक्लेयर नहीं कर सकते क्या, वो हम डॉक्टर नहीं, तो उधर सारे डॉक्टर लोगों ने सब डॉक्टरों ने डिक्लेयर किया। तो उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन हुई या उससे पूछा, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती थी? उसको कोई इस चीज का पछतावा या कोई शिकन थी कि मैंने क्या गलत किया है? कुछ नहीं, पछतावा को कुछ नहीं था, चेहरे पे खाली खुंदस से वो देख रहा था, उसको पछतावा और कुछ नहीं हो रहा था। और बाद में तो उसको, उसके लिए स्पेशल कोर्ट जो था आर्थर रोड जेल, आर्थर रोड जेल, हाँ, उधर ही उसका सब ट्रीटमेंट वगैरह, उधर ही सब कोर्ट उसके लिए उधर ही किया था। और उधर बाद में तो कोर्ट के संदर्भ में, मतलब वो केस के संदर्भ में जितने लोग थे, उनका सब उधर गवाही बोलो, सब कोर्ट में जो जानकारी वो। तो उस दिन के बाद कभी नायक साहब आपका आमना सामना हुआ कसाब से, जो पहले दिन की घटना थी, उसके बाद इंटेरोगेशन के दौरान? हाँ, एक बार हमारे ऑफिसर लोग उधर गए थे, तो अतरोड जेल पे, क्योंकि वो सब ये करना पड़ता है ना, जब
वो लोगों ने जेल में बुलाया था, तो वो पहचानते नहीं, इस तरीके से क्या वो पहचानते नहीं, इसलिए उन्होंने हमें कोर्ट की केस भी चालू थे ना। अच्छा, पहचान कराई आपसे। हाँ, और एक बार हम गए थे कोर्ट में, बाद में क्या वही इश्यू था ना, तो बाद में हमारे ऑफिस का भी बुलाया, तो हमारे ऑफिस गए थे। तो जब कसाब को फांसी हुई तब आपको कि कब पता चला, कैसे पता चला कि अचानक हुआ, और क्या आपने महसूस किया जो आपके सामने पूरा दृश्य था उसके बाद? एक्चुअली वो फांसी जो दिया वो किसको भी पता नहीं था, हमें तो अचानक वो टाइम में, बाद में मालाड पुलिस स्टेशन में था, तो मुझे पता चला सुबह। एक हमारे शिवसेना के विभाग प्रमुख थे जी, अशोक पटेल करके, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि ऐसा ऐसा कसब को फांसी हुआ, तो मुझे भी वो सच नहीं लग रहा था। बाद में वो बोला कि आप न्यूज़ चैनल देखो, तो घर में फ़ोन करके मैं बताया ऐसा ऐसा चल रहा है, रियल है कि देखो। चैनल में मेरी वाइफ ने देखी तो बोला कि हाँ सब जगह वही चल रहा है, उसको फांसी दिया 21 नवंबर 2012 में, उसको फांसी दी 21 नवंबर 2012। तो उस वक्त थोड़ा सुकून महसूस हुआ आपको कि जिसने हमारी आंखों के सामने इतना बड़ा कत्लकांड किया, हत्याकांड किया, उसको फांसी? उस वक्त सुकून मिला, मतलब जैसा कंधार में अफजल गुरु ने जो ये किया था जी, हाईजैक किया था एरोप्लेन, वही हमें डर था कि ये इसकी मांग के लिए वो लोग और कुछ करेंगे, ये थोड़ा डर था जी। वो डर जो मन में था वो निकल गया, वो निकल गया पकड़ना फांसी होने के बाद। तो आपको उसके बाद कैसे मतलब ऑनर किया गया, या क्या आपका जितना एप्रिसिएशन मिलना चाहिए था उतना मिला? उधर क्या था, सीसी कैमरे लगे गिरगांव चौपाटी पे जी, तो उधर ऑपरेशन में कौन कौन है क्या वो सब दिखाई दे रहे थे, वो हिसाब से हमारे रिपोर्ट भेजते वो, और रिपोर्ट भेजने के बाद सब पता चलते कि वो ये उधर जो आदमी थे, जितने लोग थे, उन्होंने किसने किसने क्या क्या काम किया, वो सब उधर रिपोर्ट में पता। तो उस वक्त आप कांस्टेबल थे जब ये हुआ? हाँ, मैं वो टाइम पे पुलिस नायक था। अच्छा, तो फिर उसके बाद प्रमोशन हुई। तो कितने टाइम बाद आप जाके रिटायर हुए हैं, फिर कौन से ईयर में रिटायर हुए? मेरा रिटायरमेंट हुआ 2021 में। 21 में? हाँ, और कसब को बराबर 2008 का घटना है, और उसको जो ऑपरेशन हुआ जो 26 घंटे का, और उसको फांसी दिया 21 नवंबर 2012 में। जी। तो वैसे आप क्या मानते हैं कि आजकल जैसे परिवारों को सम्मानित किया जाता है, जिनके बहुत सारे ऐसे परिवार के लोग गए हैं बहादुरी दिखाते हुए, तो उनके परिवारों को लेकर आप कैसे क्या सोचते हैं, कैसे उनको ऑनर करना चाहिए? जैसे आज संध्या गुप्ता मैम ने जो प्रोग्राम रखा था जी, उसमें उन्होंने आर्मी के, पुलिस के डिपार्टमेंट के जो लोगों को बुला के, जो आर्मी के वीर पत्नी वीर माता जी, इनका भी उन्होंने सम्मान किया, बहुत अच्छा लगा दिल को, क्योंकि आर्मी के लोग बॉर्डर पे सीआईएसएफ वाले दिन रात उधर पहरा देते हैं, वो टाइम पे सिचुएशन कैसा रहता है, और अपने देश के लिए वो शहीद होते हैं। किसके लिए होते हैं? हम सब के लिए होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। वैसे मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस दिन रात पेट्रोलिंग करते हैं, इसलिए हम सब लोग सुकून की नींद लेते हैं। तो ऐसे लोगों का हर संस्था ने एक्चुअली सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ज्यादा से ज्यादा जो वीर ये होते हैं, शहीद होते हैं, उनको तो उनकी वीर पत्नी वीर माता उनका तो करना ही चाहिए, क्योंकि अपने देश के लिए वो शहीद होते हैं। बिल्कुल ठीक है। आगे पीछे कोई अपना परिवार देखते नहीं, वीर गति प्राप्त करते हैं खाली देश के लिए। तो ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए, और वो हिसाब से संध्या गुप्ता मैम ने सचमुच आज महाराजा हरि सिंह डोंगरा अवार्ड दिया, उनको सम्मानित किया, मुझे तहे दिल से मतलब बहुत अच्छा लगा। वैसे सम्मान जरूर होना चाहिए। तो आपका इतना लंबा करियर रहा, तो तब से लेकर आज तक में कोई बदलाव देखते हैं इस पूरे सिस्टम में, या कुछ आपको लगता हो कि ऐसी चीजें चेंज करने वाली हैं, थोड़ा सा सर्विलांस को लेकर कुछ ऐसा? फिर भी कुछ भी मतलब आप कोई मैसेज देना चाहते हो? हाँ, मोदी सरकार आई है तो आर्मी में कुछ आर्म आमलेशन जो रहता है जी, हथियार रहते हैं, और उनको उनकी जो सुविधा क्या है, उनको क्या चाहिए क्या नहीं, वो अभी तक मुझे उधर आर्मी के मेरे भी दोस्त है, वो बोलते हैं कि जब से मोदी आए तब तक हमें
कौन सी ऐसी चीज में कम नहीं पड़ी है और आर्मी को उन्होंने फुल ऑर्डर दिया है। तो ऐसा पहले नहीं था, लेकिन अभी हमें देश के लिए कभी कभी हमारे ऊपर भी अटैक होते थे, लेकिन हमें ऑर्डर नहीं मिलता था। बिल्कुल लेकिन अभी ऑर्डर का राह देखना पड़ता है, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर उन्होंने पहले दे के रखा है। शूट एंड साइड का ऑर्डर दिया उन्होंने, जैसा सिचुएशन देख के करने का, ऐसा वो हिसाब से सचमुच में माननीय पंतप्रधान मोदी जी, उन्होंने भी आर्मी के लोगों के लिए बोलो या पूरा पुलिस फोर्स के लिए भी उन्होंने वो जो सुविधा दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, उनका तहे दिल से मैं धन्यवाद बोलता हूँ। तो आपको जैसे सम्मानित किया गया, आपने ये सब कुछ देखा, अभी आप रिटायर हो गए हैं, तो अभी आपकी क्या एक्टिविटीज रहती हैं, या क्या अभी भी आप मोटिवेशनल कोई काम या कुछ करते हैं समाज सेवा से जुड़े? हाँ, मैं एक संस्था को जुड़ा हूँ, भारत विकास परिषद, इप्का कंपनी और राज कंप्यूटर। तो जो किसके पैर कट हुए हैं जी, तो उन्होंने मुझे ट्रस्ट में लिया है। तो उसको जो पैर कट हुए उनको पैर लगा के देते हैं, आर्टिफिशियल जयपुर फुट लगा के देते हैं, वो भी फ्री में देते हैं। बाद में कैटरेक्ट का ऑपरेशन भी करते हैं। इसका कैटरेक्ट का ऑपरेशन या चश्मा वगैरह लगाना, मतलब चश्मा चेक करने का चश्मा लगता है, वो भी देते हैं फ्री में। वहाँ मुंबई में या किसी और स्टेट? मुंबई में। हाँ, और राज कंप्यूटर के डायरेक्टर राजेश छेड़ा है, वो भी एक अच्छा काम कर रहे हैं कि जो बच्चे जरूरतमंद बच्चे हैं उनको राज कंप्यूटर का ट्रेनिंग, मतलब बैंकिंग, फाइनेंस, रिटेल मैनेजमेंट, टैली, ये फ्री में वो देते हैं। उसको बाहर जाएगा तो 25-30 हजार खर्च आते हैं, तो फ्री में देते हैं। और उनको होने के बाद गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट देते हैं, और जितने हो सके उतने को वो लोग जॉब भी देते हैं। और वो संस्था में मैं जुड़ा हूँ, और मैंने भी अभी तक एक 18 लोग का पैर का काम किया है। ठीक है, जिसका पैर कटवा, तो एक समाज सेवा का काम कर रहे हैं, और ऐसा ही करता मैं रहूंगा। अच्छा लगता है देश सेवा काम करना। बिल्कुल ठीक है, चलो शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप बैठे हमारे साथ बात की। बड़ा जरूरी हो जाता है कई बार मोटिवेशनल बात करना, इससे एक अच्छा संदेश जाता है। थैंक यू।